हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका एक लेक्चर हम लोग डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास और उसकी चार्ज के बारे में बात की। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस किया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी डिस्कस की, बेसिक इंफॉर्मेशन जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस की। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जो बहुत से मॉडल्स दिए गए, लेकिन उसमें से हम जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके, तो पहला जो मॉडल है वो है थॉम्सन मॉडल। थॉम्सन मॉडल को बेटा वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका जो इंफॉर्मेशन है वो वाटरमेलन के हिसाब से ही, जैसे आपका तरबूज होता है उसके हिसाब से है। क्या कहता है? इन एटम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे आपका वाटरमेलन में क्या होता है बेटा, रेड कलर का जो उसका मास होता है वो पूरे वाटरमेलन में क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। वही से कहा गया इन एटम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट। ये मॉडल कहता है कि पॉजिटिव चार्ज यानी जो प्रोटॉन है, उसमें प्रोटॉन टर्म यूज नहीं किया था, तो उसे बोला गया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एटम है। और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज है वो क्या है, उसमें एम्बेडेड है। जैसे बीज आपका क्या होता है वाटरमेलन में, एम्बेडेड होता है, उस तरह इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। तो ये आपका एटम बताया गया, उसमें जो पॉजिटिव मास है वो आपका क्या है, प्रोटॉन है, जो थॉम्सन ने कहा, और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, एम्बेडेड है। क्या बेटा, एम्बेडेड है। लेकिन यह मॉडल फेल हो गया था जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया बेटा, उसकी बात हम करते हैं। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड और उसके स्टूडेंट्स ने किया। उसमें क्या किया गया, उसमें इस्तेमाल किया गया रेडियम इज यूज्ड एज अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस। रेडियम बेटा क्या है, उसके रेडियम कैसे यूज किया गया, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के यूज किया गया। अल्फा पार्टिकल होता क्या है, एक्चुअली अल्फा पार्टिकल क्या होता है, He+2 हीलियम न्यूक्लियस को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं अल्फा? तो क्या बोला ये है पॉजिटिवली चार्ज। अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम न्यूक्लियस है। जैसे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया तो क्या हो गया बेटा, दो इसमें बचे, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। तो ये क्या है, हीलियम न्यूक्लियस है। ये क्या मतलब है, हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट जब किया गया उसके बाद थॉम्सन मॉडल क्या हो गया, निग्लेक्ट हो गया। ऐसा इसलिए कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया जो रदरफोर्ड ने क्या किया कि bombard a beam of high speed alpha particle over a thin gold foil। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल लिया। क्यों बेटा गोल्ड फॉयल लिया, बहुत से मेटल लिए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, लेकिन गोल्ड फॉयल पर जाकर उनकी खोज रुकी। ऐसा इसलिए क्योंकि गोल्ड को ही सबसे पतले थिन लेयर में कन्वर्ट किया सकता है। तो उसका क्या होता है, जो आपका डेंसिटी होती है, मतलब डक्टाइल स्ट्रेंथ होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। तो उसे क्या करते हैं, पतला से पतला फॉयल फॉर्म कर सकते हैं, जिससे गोल्ड से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पतला पतला इसलिए ताकि वो एटॉमिक लेवल के आसपास पहुंच जाए। तो रदरफोर्ड ने क्या देखा एक्सपेरिमेंट में कि जब उसने अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट किया, तो हमने एक न्यूक्लियस से बना के दिखाया है, तो उसमें पाया गया कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो है वह फॉयल को बगैर किसी डेविएशन के पार कर जा रहे हैं। इसका मतलब सीधी बात है कि आपका जो एटम है उसका मैक्सिमम स्पेस क्या है, वैकेंट है। जो कि थॉम्सन ने क्या कहा था कि एटम में पॉजिटिव मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यदि ऐसा होता तो आपका जो अल्फा पार्टिकल है वह एटम को क्रॉस ना करता, उसको विभेद कर नहीं जाता, बल्कि क्या होता, वो एटम से डाइवर्ट हो जाता। लेकिन वो क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो रदरफोर्ड थॉम्सन मॉडल क्या हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद तो अल्फा पार्टिकल अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पाया गया कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, वह बिना किसी डेविएशन के फॉयल को क्रॉस कर जा रहे थे। उसका पूरा सेटअप है, हम आपको सिर्फ एक न्यूक्लियस दिखा रहे हैं। उसके लिए यहाँ पर बेटा फोटोग्राफी फिल्म लगाई गई, जो ब्लिंक होता है उसके हिसाब से अध्ययन किया गया। तो डिटेल में नहीं है ना, हमें सिर्फ समझना है कि क्या हुआ और उससे क्या रिजल्ट निकले। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिना किसी डेविएशन के क्रॉस कर गए गोल्ड फॉयल को। कुछ एक पार्टिकल है जो डेविएट हुए, और 20,000 में एक ऐसा पार्टिकल था जो क्या हुआ, रिबाउंड हुआ, जिस रास्ते से आया उस रास्ते पे वापस चला गया। तो इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से रदरफोर्ड ने क्या अजम्पशन किया, वो यह है, रदरफोर्ड ने अजम्पशन किया कि एटम का ज्यादातर, मतलब एटम में मैक्सिमम स्पेस क्या है, वो क्या है, वैकेंट है। क्या बेटा, वैकेंट है। और एटम के सेंटर में पॉजिटिव मास है,
और वो क्या है, डेंस है। क्या बेटा, वो डेंस है। पॉजिटिव मास इसलिए क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है वो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज था, और अल्फा पार्टिकल जब डेविएट हुआ इसके मतलब सीधी बात है कि वह किसी पॉजिटिव मास से डेविएट हुआ है। और जो अल्फा पार्टिकल आपके वापस आ गए इसके मतलब क्या है, वह रिजिड मास है, जिससे क्या हुआ, वो रिपेल होके वापस चले आए। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आया उसको आधार बनाकर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रेजेंट किया। कौन सा बेटा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्या कहता है मॉडल, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल एन एटम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टू पार्ट। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि एटम में दो पार्ट होते हैं। एटम में क्या होता है, दो पार्ट। कौन कौन से, न्यूक्लियस टर्म रदरफोर्ड ने दिया था। न्यूक्लियस टर्म किसने दिया, रदरफोर्ड ने। टर्म न्यूक्लियस डेवलप बाय रदरफोर्ड। क्या कहा, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। न्यूक्लियस क्या होता है, एटम के सेंटर पर होगा। बात नंबर एक। दूसरा क्या होता है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। न्यूक्लियस का है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। बाद में आगे जाके जब रिसर्च हुई तो उसमें पाया गया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बट आपको पता है न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज होता नहीं। जो न्यूक्लियस का चार्ज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। भाई न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। It consists almost entire mass of atom. It consists almost entire mass of atom. यानी न्यूक्लियस में ही पूरा मास निहित होता है। न्यूक्लियस में ही पूरा मास निहित होता है। तीसरा क्या कहा, जो उसका न्यूक्लियस का साइज है वो बाद में डेवलप किया गया, नहीं लिख दिया है, वो लगभग 10⁻15 मीटर की रेंज में होता है। यानी न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो 10⁻15 मीटर होता है। और एटम का रेडियस जो है, एटम रेडियस जो है उसका ऑर्डर क्या होता है, वो होता है 10⁻10 मीटर। एटम का रेडियस क्या होता है, 10⁻10 मीटर की रेंज में, और न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻15 मीटर की रेंज में होता है। एक फॉर्मूला भी है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने का, जिसपे क्वेश्चन कभी आपको मिल सकता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। क्या होता है बेटा, किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस दिया तो पूछ रखा है, फॉर्मूला है 1.3 × 10⁻15, 1.3 × 10⁻15 a का a 1/3, मतलब a √3 हो गया। a √3, ये क्या है आपका मास नंबर है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप गिवन न्यूक्लियस का रेडियस निकाल सकते हैं। क्या होगा, रिपीट कर रहा हूं, 1.3 × 10⁻15 a √3, a √3 करेंगे, ये क्या है ना, मास नंबर का √3 करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 × 10⁻15 का, तो आपको न्यूक्लियस का रेडियस मिल जाएगा। ओके, दो पार्ट की बात की देयरफॉर में। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट को बोला गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, यानी जो न्यूक्लियस के बाहर है। कहां पे, वो न्यूक्लियस के बाहर है, उसको बोला गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। वो क्या है, एम्प्टी पार्ट है। क्या बताएगा आपको, न्यूक्लियस रिजिड है, उसके बाहर क्या है, एम्प्टी स्पेस है। तो एम्प्टी पार्ट ऑफ द एटम इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व विद हाई स्पीड अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर जो एम्प्टी स्पेस है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हाई स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। और रिवॉल्व करते समय क्या है, उसकी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वह बैलेंस किससे हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स लग रहा है उससे बैलेंस हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यह मॉडल दिया रदरफोर्ड में, जो आगे जाकर ये भी ड्रॉप हो गया। क्यों ड्रॉप हो गया बेटा, क्योंकि मैक्सवेल थ्योरी ये कहती है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि किसी चार्ज पार्टिकल के चारों ओर घूम रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल, मैक्सवेल थ्योरी कहती है कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी चार्ज पार्टिकल के चारों ओर घूम रहा है तो वह एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी इमिट करेगा, रिलीज करेगा। यदि मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूम रहा है, बेटा क्या होगा, एनर्जी इमिट करेगा, धीरे धीरे उसका रेडियस क्या होता है, कम हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब वह न्यूक्लियस में गिर जाएगा। यानी रदरफोर्ड मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में। स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में रदरफोर्ड ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, इसलिए यह मॉडल भी आगे आगे क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। लेकिन इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे आते हैं, इसलिए आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि रदरफोर्ड मॉडल क्या कहता है, या अल्फा एक्सपेरिमेंट क्या है, उसमें कौन सा न्यूक्लियस यूज किया गया, या जो फॉइल यूज होती है वो किस मेटल की है। क्योंकि बड़ा इन्होंने तब ये सब चीजें डेवलप की जब साइंस इतना ग्रोथ नहीं कर रखा था, इसीलिए ये सब जानकारी आपको जरूरी है। कभी क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए, इसे आप कॉपी कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल क्या है, बोर एटॉमिक मॉडल, जिससे क्वेश्चन आते हैं उस पर हम बात करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग उसकी बात करेंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है।
कमियां उस मॉडल में भी हैं, लेकिन ये है कि उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग उसको पढ़ेंगे और समझेंगे क्वेश्चन कैसे उस पर बनते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है जिस पर क्वेश्चंस आते रहते हैं, उसकी हम सारी बातें करेंगे। तो पहली बात समझिए, यह मॉडल है बेस्ड ऑन प्लांक्स क्वांटम, यह प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है। क्या कहता है भाई मॉडल? पहले आप हम ओरली समझाते हैं, फिर हम दिखाते हैं। इस मॉडल का क्या कहना है बेटा? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं बिना एनर्जी इमिट किए। रदरफोर्ड मॉडल में यही दिक्कत थी। मैक्सवेल ने कहा कि जो कोई चार्ज पार्टिकल के अराउंड कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है तो एनर्जी इवॉल्व करेगा। रदरफोर्ड ने पहले ही कंडीशन लगा ली कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो कर रहा है, लेकिन वह एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या कहा? पॉइंट ये कहा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर अनंत संख्या में सर्कुलर ऑर्बिट हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम mvr इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाई के, यानी mvr = nh/2 पाई जिस सर्कुलर ऑर्बिट के लिए होगा उसी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। ओके, फिर तीसरा पॉइंट क्या कहा? जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है बिना एनर्जी इमिट किए उन्हें कहते हैं स्टेशनरी स्टेट, उनको रिप्रेजेंट करते हैं KLMNO, यानी n = 1 को K कहा गया, n = 2 को L, n = 3 को M, n = 4 को N एंड सो ऑन। और इन सर्कुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है या कांस्टेंट होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बोर का कहना यह है कि इलेक्ट्रॉन का एटम में, मतलब इलेक्ट्रॉन का एटम में एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी दोनों क्या होती है? क्वांटाइज होती है। क्या होता है बेटा? क्वांटाइज होती है। इलेक्ट्रॉन यदि एक मतलब कि ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में यदि जाएगा तो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी इवॉल्व करेगा। यानी लोअर एनर्जी से जब हाई एनर्जी में जाएगा तो क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तभी जा सकता है। उसके पहले वो अपना ऑर्बिट चेंज नहीं कर सकता। और हाई एनर्जी जब लोअर में आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा। और क्या होता है? और बताया कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे ऑर्बिटल्स की दूरी बढ़ती जाएगी, ऑर्बिट की दूरी बढ़ती जाएगी, कंफ्यूज होती है ऑर्बिट ऑर्बिटल हमारे पढ़ेंगे। न्यूक्लियस से जैसे जैसे ऑर्बिट की दूरी बढ़ती जाएगी या शेल की दूरी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, यानी E1 से ज्यादा वैल्यू E2 की होगी, उससे ज्यादा E3 की, उससे ज्यादा E4 की एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। ओके, तो हम लोग इसको अब लिखते हैं और धीरे धीरे आराम से समझते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus, electrons revolve around the nucleus without
without emission of energy। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, एक टर्म छूट लो इन सर्कुलर ऑर्बिट विदाउट इमिशन ऑफ एनर्जी। फिर सुनिए, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, एरो लगा है, इन सर्कुलर ऑर्बिट विदाउट इमिशन ऑफ एनर्जी। सेंट्रीफ्यूगल force is balanced by electrostatic force। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और किससे बैलेंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ये तो पहला पॉइंट हो गया यानी फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोला ना, बोल थ्योरी क्या बोल रहा, मॉडल क्या कहता है, वो कहता है इनफाइनाइट number of infinite मतलब अनंत संख्या में, infinite number of circular orbit present around the nucleus, infinite number of circular orbit present around the nucleus, but electron can revolve only in those orbits, but electron can revolve only in those orbits for which angular momentum is integral, multiple of h by 2 pi। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज angular momentum MVR। क्या होता है बड़ा एंगुलर मोमेंटम, MVR, जहां पर M मास है, V वेलोसिटी है, R रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। M क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, V इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और R क्या है बेटा, ऑर्बिट का रेडियस है। MVR इक्वल टू होता है NH by 2 pi। MVR इक्वल टू NH by 2 pi। ओके, जहां पे N क्या है, N है नंबर ऑफ ऑर्बिट और N इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, ये उनका कहना है कि सर्कुलर ऑर्बिट तो बहुत से प्रेजेंट है न्यूक्लियस के चारों ओर, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h by 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ओके, फिर बेटा थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, circular orbit in which electron revolve is known as stationary state। क्या बोलते हैं उसको, स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। एंड represented by K, L, M, N। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये K किसके लिए, n इक्वल टू 1 होगा तो K, n इक्वल टू 2 होगा तो L, n इक्वल टू 3 होगा तो M, n इक्वल टू 4 होगा तो N एंड सो ऑन। ओके,
यानी क्या, जो सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसको स्टेट कहते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल, कैपिटल एम, कैपिटल एन, सो ऑन। चौथा पॉइंट क्या है बेटा? पॉइंट्स बेटा इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि बोर्ड मॉडल में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, इसलिए आपको सारे बोर्ड मॉडल के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड मॉडल ही है, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझने हैं, समझेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक। क्या बेटा दूसरा क्या? each stationary state have fixed energy। जो आपका सर्कुलर ऑर्बिट है या स्टेशनरी स्टेट है उसकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स्ड एनर्जी। हेंस इट इज आल्सो नोन एज, क्योंकि एनर्जी फिक्स्ड है तो क्या कहते हैं? हेंस इट इज आल्सो नोन एज एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं उसको? एनर्जी लेवल भी कहते हैं। स्टेशनरी स्टेट को क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल भी कहते हैं। यदि हम थोड़ा समराइज करें तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स इलेक्ट्रॉन बोर्ड in the atom angular momentum and energy of electron is क्वांटाइज्ड। ओके बेटा, यानी बोर के हिसाब से क्या है कि एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उसके एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज होता है। इतना बड़ा आप कॉपी करिए, फिर हम अगला पॉइंट डिस्कस करें। ये थ्योरेटिकल जरूर है लेकिन आप इससे बोर मॉडल है, इसको आप ज़्यादा बोर मत होइए इससे, क्योंकि ये चीज़ें आपको जाननी जरूरी है इसलिए बताई जा रही है, वरना आपको सीधे हम इसके इक्वेशन लिख देते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल, इसलिए बताया जा रहा है। कॉपी कर लीजिए, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। हो गया बेटा? अगला पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट यानी 6 पॉइंट की बात करें हम। सिक्स पॉइंट क्या है? एज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस increases, as distance from nucleus increases, energy of orbit increases। मतलब क्या कह रहे हैं बेटा कि जैसे से न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब E1 से ज्यादा वैल्यू होगा किसका? E2 का। E1 क्या बड़ा? n=1 है फर्स्ट ऑर्बिट से, ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? सेकेंड ऑर्बिट की। उससे ज्यादा एनर्जी होगी थर्ड की, उससे ज्यादा एनर्जी होगी फोर्थ की, और सबसे ज्यादा किसकी होगी? इनफाइनाइट जो ऑर्बिट है उसकी सबसे ज्यादा होगी। बट जो दूसरी चीज ध्यान रखनी है आपको, बट E2 माइनस E1 का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, E3 माइनस E2 का उससे कम, E4 माइनस E3 का उससे कम, एंड सो ऑन। लेकिन एनर्जी डिफरेंस क्या होगा बेटा? E2 माइनस E1 का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम होगा E3 माइनस E2 का, उससे कम E4 माइनस E3 का, एंड सो ऑन। ये हम आपको भी थोड़ी देर बाद प्रूफ कर देंगे जब हम एनर्जी पढ़ेंगे बोर मॉडल में, तो हम ये प्रूफ कर देंगे। ये भी आपका भी प्रूफ हो जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है कि जब न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ओके, बाकी
क्लियर है? इसको हम इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं, देखिए जब न्यूक्लियस, जब आपका इलेक्ट्रॉन क्या था, न्यूक्लियस से इनफाइनाइट दूरी पर है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो एनर्जी क्या है, जीरो है। क्या बेटा, एनर्जी जीरो है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आएगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। क्या बेटा, एनर्जी रिलीज होगी। और जब सबसे करीब आ जाएगा यानी n = 1 पर, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज हो रहा है, तो एनर्जी घट रही है ना, n = 1 पर एनर्जी मिनिमम होगी। इसीलिए क्या होता है, जीरो से जब घटती है बेटा, इसीलिए एनर्जी आपकी क्या होती है, निगेटिव में होती है। किसमें होती है, निगेटिव होती है। और जब n = 1 से n = 2 में होगा तो क्या होगा, दूरी बढ़ी, एनर्जी ज़्यादा, 3 में एनर्जी ज़्यादा, 4 में उससे ज़्यादा, 5 में ज़्यादा, सो ओके। यहाँ तक बात हो गई बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको आप लिखिए, एक पॉइंट और लिख लें, फिर हम लोग बनाते हैं, आपको स्ट्रक्चर तो क्लियर होगा। इलेक्ट्रॉन moves from one orbit to other orbit by absorb or emit ओके। ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है एनर्जी एब्जॉर्ब करके या एमिट करके। तो बात क्लियर है, क्योंकि हर ऑर्बिट की एनर्जी, बोर्ड ने कहा कि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, तो और इलेक्ट्रॉन बिगर एनर्जी रिलीज किए रिवॉल्व कर रहा है उसमें, सीधी बात, उसको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना है, यानी लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाना है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी उसकी एनर्जी डिफरेंस के बराबर, या हायर एनर्जी ऑर्बिट से उसको लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आना है, तो एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी वह रिलीज करेगा। यदि ऐसा नहीं करेगा तो वह अपना ऑर्बिट चेंज नहीं कर सकता। ओके बेटा, यहाँ तक हो गया, इसको आपने लिख स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो हम यहाँ आपको एक एटम का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तब आपको चीजें और समझ में आएंगी। ये थ्योरेटिकल बातें हो गई, अब थोड़ा फिगर बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपकी पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, चौथी सेल है, पांचवी सेल है। मैंने उसको 5 तक ही बना रहा है समझने के लिए। यानी बड़ा क्या है आपका, इस वाले के लिए एनर्जी लेवल E1, इसके लिए E2, इसके लिए E3, इसके लिए E4, इस वाले के लिए E5। यानी ये आपका K सेल है, ये वाला L, M, N, O एंड सो। ओके, n = 1 यहाँ है, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5। समझे बेटा? आपका इलेक्ट्रॉन यदि इस लेवल में है और ये यहां से यहां जाएगा, यानी इसको कहां से कहां मूव करना है, n = 1 से, यानी E1 लेवल से वो E5 लेवल में जाना चाहता है, तो क्या होगा, तो डेल्टा E क्या होगा, डेल्टा E होगा E5 - E1। भाई 5 में जाना चाहता है, E1 में है वो इलेक्ट्रॉन, तो क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब करे। क्यों एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वह लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में आ जाता है, क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। कितने एब्जॉर्ब करेगा, डेल्टा E के बराबर। क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब। बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, जब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी। यदि वह इलेक्ट्रॉन आपका E4 में है, E4 से वह E2 में जाना चाहता है, मैं 2 अलग कंडीशन रखा बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा E आपका क्या होगा बेटा, E2 - E4। फाइनल मास इनिशियल करते हैं बेटा, इसलिए हमने लिखा, वो साइन अपने आप उसमें आ जाएगा। पॉजिटिव साइन है, एब्जॉर्ब करेगा, नेगेटिव साइन है, इवॉल्व करेगा। तो ठीक है, आप फाइनल स्टेप माइनस इनिशियल करते हैं, तो इनिशियल में कहा E4 में है और फाइनली वो कहा जा रहा है E2 में, तो करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज होगी।
तो जब भी लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी लोअर एनर्जी सेल से हाई एनर्जी सेल में जाना है उसको, तो एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करनी है। कितनी एब्जॉर्ब करनी है? दोनों सेल के एनर्जी डिफरेंस के बराबर उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है। जब वो हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा? वो रिलीज करेगा। कितनी रिलीज करेगा बेटा? वह एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी रिलीज करेगा। और डेल्टा ई जो आपका है उसको रिलेट करते हैं, आपको बताया गया कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है, तो ये किससे रिलेट होगा? एच न्यू से, ये एच सी बाई लेमडा से। तो आपको डेल्टा ई पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, वेवलेंथ पूछ सकता है, ठीक है। इस इक्वेशन से आप डेल्टा ई आपको मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन में रखकर आप न्यू या लेमडा जो भी पूछेगा वो बता सकते हैं। ओके, बात क्लियर है? इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसमें कैलकुलेशन जिस पर क्वेश्चन आते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन में भी क्वेश्चन आता है बोर मॉडल में, और बोर रेडियस मतलब ऑर्बिट रेडियस, ऑर्बिट वेलोसिटी, एनर्जी, इन सब पे क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग उस पर बात करेंगे। पहले आप इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम उस पर बात करें। कॉपी कर लेंगे, रेस कर दूंगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। पूरा सिलेबस हम आराम से धीरे धीरे कंप्लीट करा देंगे, आपको पूरी जानकारी होगी। कोई भी चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं, जो भी सिलेबस में है वो सारा पढ़ा जाएगा। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और साथ साथ पढ़ना है। यदि आप उससे आगे भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप वीडियो को देखिए और अपना क्या करिए, रिविजन करिए। लेकिन कोई भी चीज़ छोड़िए नहीं, क्योंकि कंपटीशन में आपको नंबर ज़्यादा स्कोर करना है, तो तैयार आपको पूरा करना होगा। हम नोटिस करते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इसको बोर्स रेडियस भी कहते हैं। आपको बोर रेडियस ही पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, पहले तो प्रोपोर्शनलिटी ध्यान रखिए। R इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z। R इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z। यहाँ पे n क्या है? n है नंबर ऑफ शेल। n क्या बेटा? सेल नंबर है। और z क्या है बेटा आपका? z आपका एटॉमिक नंबर। बोर रेडियस या रेडियस ऑफ ऑर्बिट is that proportional to n square by z। n क्या है बेटा? सेल नंबर है या नंबर ऑफ ऑर्बिट है। z क्या है? z आपका है एटॉमिक नंबर। तो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस, और z के यानी एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका वैल्यू क्या होता है बेटा? r इक्वल टू होता है 0.529। ध्यान रखिएगा, 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। ये आपका बेटा एंगस्ट्रॉम है। ये ध्यान रखिए कि आपका आंसर किस यूनिट में है, उस पर ध्यान रखिएगा। या r इक्वल टू r इक्वल टू 52.9 n स्क्वायर बाई जेड। pm मतलब क्या होता है बेटा? pm को बोलते हैं पिकोमीटर। क्या बोलते हैं बेटा? पिकोमीटर। समझ लीजिए, एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक पीएम क्या होता है? पीएम होता है पिकोमीटर। क्या होता है बेटा? पिकोमीटर। और 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻12 मीटर। ओके, ध्यान रखिए, कभी आपको मीटर पूछे तो ध्यान रखना है बेटा कन्वर्जन। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर, और 1 पीएम मतलब पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर। तो आपका आंसर यदि एंगस्ट्रॉम में है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, भाई सीधी बात है। 10⁻2 से मल्टीप्लाई हो गया तो पॉइंट आपको डेसिमल इधर शिफ्ट हो गया। r इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, या r इक्वल टू 52.9 n स्क्वायर बाय z pm मतलब पिकोमीटर। ये तो बात होगी जब आपको किसी एक एटम का आपको ऑर्बिट रेडियस या बोर रेडियस बताना है। कभी कभी क्या होता है बेटा, क्वेश्चन में दिया रहता है दो अलग अलग एटम्स के लिए,
मतलब अलग अलग एलिमेंट होगा, अलग अलग ऑर्बिट होगा, उसके लिए क्या है, तो हम उसके लिए रिलेशन इससे करते हैं, यदि हम करेंगे R1/R2, R1/R2 मतलब R1 मतलब पहले केस में रेडियस और R2 मतलब दूसरे केस में, जो आपको क्वेश्चन दिया होगा इसमें जो पहले बात करता है वो फर्स्ट आप उसको मान लीजिए, और जो जिसके बारे में बाद में बात कर रहा है उसको सेकंड मान लीजिए। तो R1/R2 इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, वो आपका हो जाएगा N1 का स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर इंटू Z1/Z2। ये होगा आपका फार्मूला बन के तैयार होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ये क्या है, ये कब यूज करेंगे, फॉर टू डिफरेंट केसेस, जब दो केसेस की बात करें तब। अब इसमें भी कंडीशन है बेटा, इसमें केस फर्स्ट की बात करें, ये तो कॉमन हो गया, यदि कुछ चीज कॉमन हो, इफ एलिमेंट इज सेम, बट यदि एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है इसका मतलब क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, यदि एलिमेंट सेम है इसका मतलब क्या हुआ, Z1 = Z2 हो गया। एलिमेंट सेम है तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम है, यानी Z1 = Z2 हो गया, तो आपका R1/R2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N1 का स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर। तब आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, द एलिमेंट सेम है, रेडियस इन फर्स्ट कंडीशन बाई रेडियस इन सेकंड कंडीशन इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट इन फर्स्ट कंडीशन का स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिट इन सेकंड कंडीशन का स्क्वायर। ओके, दूसरा केस क्या है बेटा, केस 2, इफ केस 2 क्या है बेटा, इफ सेल या ऑर्बिट इज सेम, इफ सेल या ऑर्बिट इज सेम, इसका मतलब क्या बेटा, तब आपका क्या है, N1 = N2 है, ऑर्बिट सेम है तो N1 = N2 होगा, तब आपका ये हो जाएगा R1/R2 = Z1/Z2। बेटा तो ये आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। आपको यदि ये याद है बेटा तो आप खुद से फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन हो, और यदि आपको क्वेश्चन दिया है, आपको ये फॉर्मूला याद है, तो आप जल्दी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको कंपटीशन में टाइम सेव भी करना है। तो बार बार फॉर्मूला याद करेंगे, लिखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो प्रैक्टिस में आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा। कॉपी करिए बेटा, फिर हम नेक्स्ट करें वेलोसिटी ऑफ, कॉपी कर लिया बेटा। अब इसमें हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वेलोसिटी। नेक्स्ट आपका है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth। ओके, तो जाने के बेटा v प्रोपोर्शनल टू होता है Z/n, तो पहले प्रोपोर्शनलिटी आपको याद होनी चाहिए, v प्रोपोर्शनल टू Z/n, कंफ्यूज नहीं होना है। R प्रोपोर्शनल टू होता है n²/z और v प्रोपोर्शनल होता है Z/n। तो v = क्या होता है बेटा, वेलोसिटी = होता है, v = होता है 2.18 × 10⁸, 2.18 × 10⁸
z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये ध्यान रखिए बेटा, यह किसमें है? सेंटीमीटर पर सेकेंड में है। और यदि हम बात करें तो v1/v2, यानी हम दो केसेस की बात करें तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा z1/z2 n2/n, यही ना होगा बेटा, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे दोनों केस में तो ये वैल्यू आपको 2.18 इंटू 10⁸ क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो दो अलग केसेस में यदि आपसे वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट पूछता है तो फॉर्मूला क्या होगा? v1/v2 z1/z2 इंटू n2/n1। ये क्या है? आपके लिए बेटा फॉर टू डिफरेंट केसेस। ओके, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और ये यदि सिर्फ एक के लिए पूछ रखा है अनदर ऑर्बिट के लिए तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। लेकिन ध्यान रखिए जो वेलोसिटी आएगी वो सेंटीमीटर पर सेकंड में होगी। इसमें बेटा सेंटीमीटर पर सेकंड में होगी। यदि आपको मीटर पर सेकंड में ऑप्शन दिया है तो आप कन्वर्ट कर देंगे, वो क्या हो जाएगा बेटा? 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁶ z/n मीटर पर सेकंड। तो आपको देखना है, ये नहीं कि फटाक से कैलकुलेट किया आंसर आउट कर लिया। देखिए बेटा कि आपको जो ऑप्शन दिया है उसकी यूनिट क्या है। ये जो फॉर्मूला है ये है आपका सेंटीमीटर पर सेकंड के लिए। यदि मीटर पर सेकंड के लिए पूछेगा तो हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁶, क्योंकि सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? सेंटीमीटर छोटा है मीटर बड़ा है तो भाग देंगे, और जब मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है इसको। ये जब दो केसेस के लिए होगा इसमें बेटा वही जैसे पीछे किया था। कंडीशन क्या है? केस फर्स्ट क्या? इफ एलिमेंट इज सेम। अब आपको समझ में आने लगा होगा, मजा भी आने लगेगी कि आप खुद से कर सकते हैं। तो एलिमेंट सेम होगा, इसका मतलब क्या होगा? z1 और z2 क्या होगा? बराबर होगा। भाई एटॉमिक नंबर सेम होगा, एलिमेंट सेम है, एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। इसके मतलब v1/v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? हो जाएगा n2/n1। क्या हो जाएगा बेटा? n2/। ओके, बात क्लियर है। और केस 2 जैसे रेडियन में किया था ना वैसे ही करना है। केस 2 में क्या होगा? यदि आपका क्या होगा? नंबर ऑफ सेल सेम हो, इफ नंबर ऑफ सेल या तो क्या बोलते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट इज सेम, इज यानी सेल नंबर या ऑर्बिट नंबर सेम हो, यानी इसके मतलब बात क्या ना बेटा? वो n1 इक्वल टू n2 हो। क्या हो? n1 इक्वल टू n2 हो। तब क्या होगा बेटा? तब वेलोसिटी इन फर्स्ट केस डिवाइड बाय वेलोसिटी इन सेकंड केस क्या हो जाएगा? हो जाएगा z1/z2। ओके, तो आपको जैसा क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से फॉर्मूला यूज करना है। आप फॉर्मूला वहीं बना सकते हैं या फॉर्मूला याद रखें, बहुत इजीली हो जाएगा। ओके बेटा, आपको चीजें समझ आने लगी होंगी। अब आगे हम बात करते हैं टाइम पीरियड। इस पर भी क्वेश्चन आता है। क्या होता है? टाइम पीरियड क्या है? इट इज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन द ऑर्बिट। यानी जो आपका ऑर्बिट है उसका पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड इसको डिनोट करते हैं टी से। क्या होता है? इट इज टाइम टेकन। ये क्या बेटा? इट इज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन। इट इज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन to complete one revolution। ठीक, एक उसको रेवोल्यूशन करने में क्या किसका करना है? ऑफ द ऑर्बिट। किसका करना है तो लिखना बेटा। ऑर्बिट का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है इलेक्ट्रॉन को, वह कहलाता है क्या? टाइम पीरियड। कैसे निकाले बेटा? ऑर्बिट का जो परिधि है वो क्या होती है?
2 पाई आर, क्या होती है 2 पाई आर, और उसकी वेलोसिटी से यदि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से हम डिवाइड कर दें तो आपको टी मिल जाएगा, यानी टी इक्वल टू क्या होगा 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होती है परिधि, डिवाइड बाई वी। वी क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और आर क्या है उस ऑर्बिट का रेडियस। आर क्या बेटा उस ऑर्बिट का रेडियस, और वी क्या है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। यदि आपको ऑर्बिट का रेडियस पता है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता है, यदि मान लीजिए नहीं पता तो आप निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। ऑर्बिट का रेडियस का फॉर्मूला क्या था 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, उससे आप रेडियस निकालेंगे ऑर्बिट का। वेलोसिटी क्या था बेटा 2.18 इंटू 10 की पावर 8 जेड बाई एन सेंटीमीटर पर सेकंड, उससे आप वेलोसिटी निकाल देंगे और दोनों को यहाँ यूज करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछे, वेलोसिटी पूछे, ऑर्बिट का रेडियस पूछे, टाइम पीरियड पूछे, आप फॉर्मूले का यूज करके बता सकते हैं। ओके बेटा, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनर्जी। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। कॉपी कर लिए बेटा। हम लोग अब एनर्जी की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी nth ऑर्बिट में क्या होगी या कैसे निकालेंगे, उसकी वैल्यू के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो बोर एटॉमिक मॉडल से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, फिर बोर रेडियस पर क्वेश्चन आता है, वेलोसिटी पर क्वेश्चन आता है, टाइम पीरियड पर और एनर्जी पर। तो अब बेटा इतना पढ़ने के बाद आपको जब सब चीज़ें याद रहेंगी तो किसी पर भी क्वेश्चन आए आप इजीली कर लेंगे बहुत आसानी से। बस आपको करना क्या है, जो चीज़ पढ़ी है उसे समय समय पर रिवाइज भी करते रहिए, क्योंकि होता क्या है थोड़े समय बाद चीज़ें भूलने लगते हैं, इसलिए आपको क्या रिवीजन आपको रेगुलर जारी रखना है। हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth क्या होता है बेटा E प्रोपोर्शनल टू होता है जेड स्क्वायर बाई एन। क्या होता है जेड स्क्वायर बाई, या E स्क्वायर टू होता है, बहुत ध्यान समझिएगा क्योंकि आपको फॉर्मूला बहुत ध्यान से याद रखना है। E स्क्वायर टू होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बेटा ये भी ध्यान रखिए कि आपको जो एनर्जी है वह किस यूनिट में ऑप्शन में दे रखी है, तो जिस यूनिट में दे रखी होगी आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, इसका बहुत ध्यान रखना है। या -2.18 इंटू 10 की पावर -18 -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम। ठीक, तो आपको दे रखी हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ऑप्शन, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि आपको जूल पर एटम में दे रखा है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, या -1312 जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। और आपको जिस यूनिट में पूछे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में, किलो जूल पर मोल में, तीनों के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, तीनों के लिए फॉर्मूला याद रखना है। भाई ये कैसे है आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान रखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका तो क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। इस फॉर्मूले का यूज करके हमने क्या किया, ईवी को जूल में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या होगा पर एटम है, जब पर मोल होगा तो अवोगाड्रो नंबर से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, अवोगाड्रो नंबर से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो वो आपको एनर्जी पर मोल के लिए मिल जाएगी। तो जिसके लिए एनर्जी पूछे, जिस फॉर्म में पूछे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे
जूल पर एटम में पूछे तो ये वाला, और किलो जूल पर मोल पूछे तो ये वाला। फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसमें हम वेरिएशन की बात करें, दो अलग अलग केस में से हम लोग डिस्कस करते चले हैं। तो E1 बाई E2 बहुत ध्यान से समझोगे, ये दो अलग केस का मतलब क्या होगा, जो आपका कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी, क्या हो जाएगा फॉर्मूला इक्वल टू होगा Z1 का स्क्वायर बाई Z2 का स्क्वायर। मैं देखिए Z मेरा जो है 2 की रहता है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ Z1 का स्क्वायर बाई Z2 का स्क्वायर इनटू N2 का स्क्वायर बाई N1 का स्क्वायर। यह कब होगा, जब दो अलग केस होंगे, यानी आपके लिए फॉर्मूला है फॉर टू डिफरेंट केसेस। जब दो अलग अलग कंडीशन होगी तब ये फॉर्मूला यूज होगा, यानी पहली कंडीशन एनर्जी, दूसरी कंडीशन एनर्जी। इस पर क्वेश्चन खूब आते हैं, इसको हम थोड़ा और वेरी कर रहे हैं, केस की बात कर रहे हैं। इसमें केस फर्स्ट क्या होता है, इफ एलिमेंट इज सेम। बेटा क्या है, एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, यानी Z1 = Z2 होगा। तब रेशियो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन में और सेकंड कंडीशन में एनर्जी का, यानी E1/E2 क्या हो जाएगा, N2 का स्क्वायर डिवाइड बाई N1 का स्क्वायर। यानी दूसरी कंडीशन में सेल नंबर का स्क्वायर डिवाइड बाई पहली कंडीशन में सेल नंबर या ऑर्बिट नंबर का स्क्वायर। दूसरा केस क्या है बेटा, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा केस है, दूसरी कंडीशन बात करें तो भाई या तो एलिमेंट सेम होगा या फिर क्या सेम होगा, सेल नंबर सेम होगा। इफ सेल नंबर या ऑर्बिट इज सेम, क्या होगा, सेल नंबर या ऑर्बिट सेम हो तो क्या होगा, तब होगा आपका N1 = N2, क्या होगा, N1 = N2। तो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, E1/E2 = क्या होगा, Z1 का स्क्वायर बाई Z2 का स्क्वायर, Z1 का स्क्वायर बाई Z2 का स्क्वायर। तो जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से फॉर्मूला आप यूज करेंगे। आपको करना क्या है, बार बार पढ़ना है, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन तो उसके अकॉर्डिंग से फॉर्मूला यूज करेंगे। सॉरी, इसे कॉपी कर लिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम आगे डिस्कस करें। कॉपी कर लिया बेटा, अब थोड़ा हम बात करें कि बोर मॉडल जो दिया गया है वो बेटा दिया गया है फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। जो बोर एटॉमिक मॉडल है वह सिर्फ और सिर्फ वैलिड है किसके लिए, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, मतलब सिर्फ उन पर यह लागू होता है जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम +2। भाई लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +2 लग गया तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो हम लोग थोड़ा और कुछ डिस्कस करें, कुछ चीज़ें आपको और बताइए ताकि आपका क्वेश्चन में समय बचे। उसकी बात करते हैं हम बात करने जा रहे हैं बेटा फॉर हाइड्रोजन। यदि हम हाइड्रोजन की बात करेंगे यानी Z क्या बेटा 1 है, तो फॉर्मूला E क्या हो जाएगा, En मतलब NaCl के लिए क्या हो जाएगा, -13.6, Z तो 1 हो गया बाई N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये फॉर्मूला होगा बेटा इसके लिए फॉर हाइड्रोजन के लिए। ओके, तो यदि आपकी पहली सेल होगी यानी E1 होगा, इसका मान कितना होगा भाई, N² कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ध्यान समझिएगा, N = 1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 1 किसके लिए, N = 1 है इसीलिए आपको रखा गया 1 E1। E2 क्या होगा बेटा, E2 में क्या होगा, N = क्या होगा बेटा, यहाँ पर N = 1 है,
यहाँ पर n=2 है, ठीक है, कंफ्यूजन हमें इसलिए लिख दिया। तो बेटा क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 या 12, ठीक, कितना बच गया, उधर गया 4 4 16, 4 4 जा 16, ये कितना होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी E1 का मान हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E2 का मान कितना होगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने उधर आपको बताया था कि E1 से ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, E2 की होगी, E1 से ज्यादा वैल्यू E2 की है। तो माइनस में वैल्यू का कम होना मतलब मान ज्यादा होना। अगला क्या है बेटा, नेक्स्ट की बात करें, यदि n=3 करें, E3 कितना हो जाएगा, n=3 करें बेटा, 3 3 जा 9, 9 से डिवाइड करिए तो -9 1 जा 9 पॉइंट, कितना बचा बेटा, 4 बचा, तो 9 5 जा 45, देखिए 9 1 जा 9, कितना रिमेंस रहा, 4, पॉइंट लगा दिया, 46 हुआ, 9 5 जा 45, तो कितना बेटा, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 का मान कितना हो गया, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि n= बेटा आपका 4 हो, E4 का मान कितना होगा, n=4 होगा, तो 4 4 जा 16, कितना बेटा, 4 4 जा 16, तो हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो इसको आप करेंगे तो ये आएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन, कितना बेटा, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा आपको। तो E1 की एनर्जी -13.6, E2 की -3.4, E3 की -1.5 और E4 की -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा आपको साफ साफ दिखने लग रहा है कि E1 से ज्यादा एनर्जी E2 की है, सेकेंड सेल की एनर्जी ज्यादा है, उससे ज्यादा E3 की, उससे ज्यादा E4 की। लेकिन जब हम इसका डिफरेंस करेंगे, जब इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये आपका होगा, यानी हम बात कर रहे हैं डेल्टा E, ये क्या है, E2 - E1, कितना आएगा, इससे बेटा इसको माइनस करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना हो जाएगा, 10 पॉइंट, देखिए माइनस करिए, -3.4 -13.6 माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3.4 प्लस 13.6, कितना आएगा, 10.2, कितना है बेटा, 10.2। अब इसमें देखिए ये क्या है बेटा, यदि हम इसमें बात करें, इसके लिए डेल्टा E या और यहां से ये क्या होगा, E3 - E2, समझिए बेटा, -1.5 -3.4, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना होगा, 1. पीछे से नहीं का उतना कैमरा में, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आएगा, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब यहां करेंगे बेटा, ये डेल्टा E की बात करेंगे तो कितना होगा, ये E4 माइनस, क्या बेटा आपका, E4 - E3, कितना आएगा, ये आएगा बेटा का 0.45 इधर, तो ये हो जाएगा 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि आपको याद होगा, पीछे हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो सेल का एनर्जी बढ़ता जाएगा, प्रूव हो गया, E1 से ज्यादा वैल्यू है E2 का, उससे ज्यादा वैल्यू E3 का, उससे ज्यादा वैल्यू E4 का, एंड सो ऑन। फिर आपको मैंने बताया था, लेकिन E2 - E1 सबसे ज्यादा होगा, तो है बेटा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उससे कम होगा कौन, E3 - E2 1.9, उससे कम कौन होगा, E4 - E3। दोनों बातें हमने प्रूव कर दी। ये फॉर किसके लिए है, फॉर हाइड्रोजन के लिए है, किसके लिए बेटा, फॉर हाइड्रोजन के लिए। इतनी चीजें आपको बोर्ड मॉडल में याद रखनी है, और कुछ पॉइंट्स और ध्यान रखने हैं, वो मैं लिखवा रहा हूं, तो क्या इसको आप ड्रॉ बैक ऑफ बोर्ड्स मॉडल कहिए, या इसको हम नोट लिखवा कर भी लिखवाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं, क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं।
Bohr's atomic model and its calculation. मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी, ये सब की बात हम करें, इज ओनली applicable for hydrogen and hydrogen like. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा ये। इस पर बोर का मॉडल और उसके कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेबल किस पर है? हाइड्रोजन या सॉरी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, मतलब क्या होगा इसका? विच हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ये बात ध्यान रखिए बेटा, विच हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन। कौन से बेटा? भाई हाइड्रोजन पर होगा ही हीलियम प्लस, बड़ा हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक पॉजिटिव चार्ज लगा मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया, या फिर लिथियम प्लस 2, भाई लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक बचा हीलियम प्लस 3, बोरॉन प्लस 4 एटसेट्रा। यानी बोर का एटॉमिक मॉडल और उसके कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होंगे उन एटम या आयंस के लिए जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। यह उसका ड्रॉबैक भी है और आपके लिए क्वेश्चन भी है, पूछ सकता है कि बोर का मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल होगा, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो आपको उसमें देखना है बेटा जिस स्पीसीज में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा उसी के लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट हम जो ध्यान रखना है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये कॉपी कर लिया आपने? नेक्स्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछा गया है पहले का बार, आपको ध्यान रखना है। क्या बेटा? नेक्स्ट पॉइंट इसमें ड्रॉबैक में इसके बोर्स cannot explain Zeeman effect, and स्टार डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पहले होता क्या है जीमान इफेक्ट, इस पर ही क्वेश्चन पूछता है, समझ लीजिए जी मान इफेक्ट है क्या होगा? ये स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, पूछता है कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जीमान इफेक्ट है, स्टार इफेक्ट है, या दो और ऑप्शन बन जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। जीमान इफेक्ट मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ, बड़ा एच नहीं है ये, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। और स्टार इफेक्ट क्या होता है बेटा? स्टार इफेक्ट है आपका, स्टार इफेक्ट होता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बेटा, तो आज ये बच्चे इसी के साथ हम अपना फिनिश करते हैं। आपको बेटा जो भी चीज़ें पढ़ाई गई, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और सबसे इम्पोर्टेंट बोर मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर मॉडल। आपको उसके सारे कैलकुलेशन ध्यान रखने हैं। हमने आपको बताया था पिछली बार, फिर बता रहे हैं, क्वेश्चंस जो प्रीवियस में आए वो हम कराएंगे बेटा, उसके लिए हम एक अलग वीडियो देंगे आपको।
इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे बेटा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा, उसमें क्वेश्चन आते हैं, लाइमन लाइन, बार्नूम लाइन, पास्चर, ये सब क्वेश्चन आते हैं और बाकी चीज़ डिस्कस करेंगे। आपसे मैंने पहले भी कहा था कि 4 लेक्चर में हमें मिल करना है, तो लेक्चर का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बेटा आपको कोई भी चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं, जितनी भी चीज़ सिलेबस में पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो बेटा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।